नीति के शरीर में घुसी रागिनी का प्रकोप मायापुर के लोगों पर काल बन के टूट रहा था। सबने चंद्रकला को इसकी वजह मानते हुए उसे मौत की सजा सुना दी, पर पुरोहित जी ने उसे बचा लिया ताकि वो नीति को मारने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। चंद्रकला समझ गई और वो वहां से भाग निकली। तब गांव वालों से उसकी जान बचाने के लिए किसी चमत्कार की तरह उसके गुरु उसके सामने आ गए। शुरू करते हैं नुक्कड़ एफएम की खौफजदा कहानी एक जिस्म दो जान एपिसोड 8। गांव के चप्पे चप्पे पर लोग चंद्रकला को ढूंढ रहे थे। रात से पहले अगर वो नहीं मिली तो नीति से निपटना मुश्किल हो जाएगा। यूं तो मौत एक ना एक दिन हर किसी को अपनी आगोश में लेने वाली है, पर अगर किसी को उसके मरने का समय पता चल जाए तो खेल शुरू हो चुका था और लोग ये जानते थे कि कोई भी कभी भी मर सकता है। चंद्रकला को ढूंढने की निराश कोशिशों के बाद बारिश में भीगे बदहाल पुरुषोत्तम जब गांव वालों के साथ वापस गांव पहुंचे तो वहां का नजारा देख सब सिहर उठे। गांव के बीच एक विशालकाय बरगद का पेड़ है। बारिश तो रुक चुकी थी, पर पेड़ से अभी भी बूंदें टपक रही थी, लेकिन पानी की नहीं, खून की बूंदें। वहां पेड़ पर 4 हट्टे कट्टे आदमियों का शरीर लटक रहा था। बदन में गहरे घाव और खून में सने वो चारों मर चुके थे और किसी फल की तरह लटक रहे थे। पुरुषोत्तम की नसों में मानो खून जम गया हो, क्योंकि उसे पता था ऐसी विभत्स हत्याएं नीति के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इन चारों के मरने की वजह भी पुरुषोत्तम बहुत अच्छे से जानता है। फड़फड़ाते होठों से आवाज निकली और उसने कहा, ये तो भीमा और उसके साथी है। इन्हीं लोगों ने ही तो रागिनी और मनोहर को रंगे हाथों पकड़ा था। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, इसी बदले के लिए ही तो लौटी है वो। नीति ने सबसे पहले उन्हें मारना शुरू किया जिनकी वजह से उसके प्यार को एक विभत्स अंजाम मिला। उसका बल भले ही नीति ने जलाकर खत्म कर दिया था, पर पुरुषोत्तम में अहंकार की राख अब भी बची थी। उसने गांव वालों को ललकारा, ये डरने का नहीं लड़ने का समय है। रागिनी मेरी बेटी जरूर थी, पर अब वो एक दुष्ट आत्मा है जिसने एक 13 साल की लड़की नीति के शरीर पर कब्जा कर लिया है। और याद है ना पुरोहित जी ने क्या कहा था, हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा और इसके लिए उसे दोबारा मरना होगा। सरपंच की बातों ने गांव वालों को जोश से भर दिया। बड़े बूढ़े जवान सबने अपने अपने हाथों में हथियार उठा लिए और ढलते सूरज के साथ निकल पड़े नीति के शिकार पर। त्रिकूट पर्वत की प्राचीन गुफा के अंधेरे में सुनहरे जुगनुओं की तरह जगमगाती एक तेज रोशनी प्रकट हुई, जिसके साथ चंद्रकला और गुरुजी वहां आ गए। गुरुजी की शक्तियों ने चंद्रकला को जैसे वरदान से भर दिया था, यहां तक कि उसकी उम्र भी घट गई। चंद्रकला एक जवान लड़की की तरह नजर आने लगी थी। गहरी सांस के साथ गुरुजी ने चंद्रकला को अपनी गुफा दिखाते हुए कहा, पिछले 40 सालों से इन गुफाओं में समाधि लगाए बैठे हैं हम। अष्ट सिद्धि प्राप्ति की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। कल रात हमारा ध्यान भंग हो गया और आखिरी अनुष्ठान खंडित हो गया। हवन कुंड में हमारे रक्त की आहुति पड़ते ही मैं खौफ से भर गया और हवन की आग बुझ गई। चंद्रकला के मन में सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। उसने पूछा, ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? आप मुझे बचाने वहां कैसे पहुंच गए? ये आपका अनुष्ठान क्या मेरी वजह से रुका? जाते वक्त आपने कहा था कि आप समाधि से तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक इस गांव पर तबाही की दस्तक नहीं होती। तो क्या? गुरुजी की पलक तक भी नहीं हिल रही थी। वो बुद्ध बने कोने में खड़े चंद्रकला को घूर रहे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने जवाब दिया, अनुष्ठान पूरा करने के लिए मुख्य रूप से सिर्फ एक नियम का पालन करना था। हमारे शरीर, मन और चित्त के किसी भी हिस्से में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, पर मेरे रक्त में। गुरुजी चुप हो गए। एक अजीब सन्नाटे ने गुफा को घेर लिया और बेसब्र हो रही चंद्रकला ने पूछा, रक्त में क्या गुरुजी? रक्त में क्या?
हमारे रक्त में भय घर करके बैठ गया चंद्रकला। 9 साल की उम्र में जब नागेंद्र शास्त्री एक रात अपने घर से भाग गए थे, जिसके बाद उनके माता पिता ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी परिस्थितियों ने बीतते समय के साथ उसे एक सिद्ध तांत्रिक में बदल दिया और वो कोई और नहीं, चंद्रकला ही थी। उसके गुरुजी ही उसके बड़े भाई हैं, जिसके बारे में उसे कभी अंदाजा भी नहीं था। आंखों में आंखें गड़ाए गुरुजी ने चंद्रकला को आगे जो बताया, उसके पैरों तले जमीन कांप उठी। गांव वालों से मिलने वाली मौत का जो खौफ तुम्हें महसूस हुआ, वो हमने भी किया, क्योंकि जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वही इस शरीर में भी है। हाँ, हम एक ही माता पिता की संतान हैं और तुम हमारी छोटी बहन हो। इसी वजह से हमारा अनुष्ठान रुक गया और समाधि भंग हो गई। ये सुनते ही चंद्रकला अपना होश खो बैठी। धड़कनें तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके गुरुजी उसके बड़े भाई हैं, पर चंद्रकला इस हालात तक जिस वजह से पहुंची, उससे गुरुजी अब भी अनजान थे। समाधि टूटने की झुंझुलाहट उनकी आवाज में उतर गई और वो चंद्रकला से पूछे, अब तुम बताओ चंद्रकला, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें मौत का सामना करना पड़ा? चंद्रकला ने अपनी सारी घटना विस्तार से बताई। कैसे उसने एक मासूम बच्ची नीति को मरने से बचाया और अब उस कुपित रागिनी की आत्मा ने नीति के शरीर पर काबू कर लिया है, जो आज रात पूरी तरह से उसके शरीर को अपना बना लेगी। चंद्रकला की बात खत्म होने के पहले ही गुरुजी गुस्से में भड़क गए। तुमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है, अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल किया है। उस बच्ची का मरना सुनिश्चित हुआ था, पर तुमने उसे टाल दिया। तुमने उस बच्ची को बचाकर उन सभी बेगुनाह गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। तुमने उस आत्मा के हाथ में ब्रह्मांड की शक्तियां सौंप दी चंद्रकला। उस महाविनाश की कल्पना कर पाना भी चंद्रकला के लिए मुश्किल था। उसने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। क्या गुरुजी निकालेंगे अपने शिष्य और बहन को इस मौत के दलदल से? कैसे मदद करेंगे वो चंद्रकला की? और क्या नीति भी बच पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं नुक्कड़ एफएम की कहानी एक जिस्म में दो जान के अगले एपिसोड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट एपिसोड आप तक पहुंचते रहें।